हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक के प्रश्नों को किए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया और आप लोग आंसर बता रहे थे। मैं देख रही थी बहुत लोगों ने सही सही आंसर बताया। बहुत अच्छा कोशिश रहा आप लोगों का। और आज की वीडियो में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चयनित अनुदेशन, दूसरा है सटीक शिक्षण, तीसरा है त्रुटिहीन अनुदेशन और चौथा है विभेदी अनुदेशन। इसमें से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, विभेदी अनुदेशन। कैसे? क्योंकि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की जो विधि होती है ना, उसको हम लोग विभेदी अनुदेशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जो भी अधिगम करता है उनकी व्यक्तिगत क्षमता कि मतलब वो कितना सीख सकते हैं, उनका लेवल कहाँ तक का है, कहाँ तक वो समझ सकते हैं, तो उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर उनके सामने जो कठिनाई आ रही है उसके विभिन्न स्तरों को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से पढ़ाना है। तो उस हिसाब से पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? विभेदी अनुदेशन। ठीक है, विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है ना। जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, वो कहाँ तक समझ सकता है, ठीक है, उसी हिसाब से उस चीज़ को ध्यान में रख के ही पढ़ाना पड़ता है। इससे होता क्या है कि जो आपसे पढ़ रहा है, मतलब जो अधिगम करता है, उसके अंदर अधिगम की जिज्ञासा जो है, पढ़ने की जिज्ञासा, वो बहुत अधिक बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, प्रतिपालक अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अब ये जो प्रतिपालक जो होता है, तो ये चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो ये होता है, जब कोई बच्चा विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो 4 विभिन्न चरणों से गुजरता है, जो है पहला है अधिग्रहण, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है प्रतिपालन और चौथा है सामान्यीकरण। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती हुआ? सामान्यीकरण का। ठीक है, सामान्यीकरण जब हम लोग चारों चरण को देखे हैं तो सामान्यीकरण से पहले उससे पहले क्या आया है? प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है, पूछ रहा है ना। तो कैसे था? विभिन्न चरण, अधिग्रहण था, फिर प्रवाह था, फिर प्रतिपालन था और फिर था सामान्यीकरण। तो इस प्रकार सामान्यीकरण जो हुआ वो प्रतिपालन के बाद आता है ना। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। पहला है स्वतंत्र, दूसरा है अंतर संबंधी, तीसरा है एकीकृत और चौथा है अन्योन्याश्रित। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये मनोवैज्ञानिक है, जजोंग जो है मनोवैज्ञानिक है, ये अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जंजोक, इनका पूरा नाम है, का मानना है कि संज्ञान एवं भाव दोनों जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और दोनों न तो अंतर संबंधित है और न ही एकीकृत, और न ही दोनों में के मध्य कोई अन्योन्याश्रित संबंध है। ठीक है, उन्होंने संज्ञान एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1, स्वतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। ठीक है,
वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है अवलोकन, दूसरा है संशोधन, तीसरा है प्रतिरूपण और चौथा है अनुकरण। इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत इजी है। इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा अवलोकन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने हेतु शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं। तो प्रदर्शन देकर सिखाना जो होता है वह अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना जो होती है और कम होती है, और इससे आत्मविश्वास की भावना जो होती है वो प्रबल होती जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला है सतर्क, दूसरा है निवर्तमान, तीसरा है निरंकुश और चौथा है चौकस। और इसका आंसर आप लोग सोचिए। और एक चीज़ और बताइए आप लोग कि मैं एक वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाऊँ या जैसे मैं 15 क्वेश्चन करवाती हूँ ऐसे ही करवाऊँ? आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अगर आप लोग 30 क्वेश्चन भी बोलेंगे तो मैं करवा दूँगी। मैं शुरू में कम करवाई हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना कि स्टार्टिंग में अचानक से बहुत ज़्यादा हम करने लगते हैं तो ऊब सी होने लगती है, तो इसलिए मैं पहले 15 करवाई हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 30 भी करवा दूँगी एक ही वीडियो में। ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा सतर्क। मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके से फ़ायदा क्या होने वाला है और नुकसान क्या होने वाला है, इसके सभी पहलू पर वो विचार करते हैं, प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। और बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उसमें सतर्कता की भावना जो है अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि कम होती है। कोई भी काम अगर हम करते होते हैं तो पहले से सतर्क रहते हैं तो वहाँ पे गलती होने की संभावना जो होती है बहुत कम होती है और सतर्कतापूर्ण किया गया जो निर्णय होता है या काम होता है वो सार्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला है सौंदर्य बोध, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है तार्किक और चौथा है सृजनात्मक। क्वेश्चन को करने से पहले आंसर बताने से पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है लेकिन हम समझने में गलतियां कर देते हैं, इस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे, आसान भाषा में समझे, आराम से उसको पढ़े, घबराए नहीं, तो आसानी से सही आंसर हम ढूंढ सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। ठीक है, क्लियर। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। पहला है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य और चौथा है ड्रिल और अभ्यास कार्य। बताइए इसका राइट आंसर। सोचिए, थोड़ी देर सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। वीडियो को तब तक के लिए रोक दीजिए, वो तो रुकेगा नहीं, सॉरी, बट सोचिए थोड़ा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, उसके बाद आंसर बताइए। इसलिए मैं जल्दी से फटाक से आंसर नहीं बता रही हूँ, थोड़ा टाइम ले रही हूँ। चलिए फिर इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 ड्रिल और अभ्यास कार्य। ठीक है, कोई भी कार्य को करते समय अगर बच्चे आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग ड्रिल और अभ्यास कार्य कहते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं।
इस तरह का जो चीज़ होता है कि किसको क्या कहते हैं, इसको आप नोट भी कर ले सकते हैं। ऐसे कार्य सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति की होती है। स्वयं करके सीखो सिद्धांत जो है इसी पर आधारित है। स्वयं करके सिद्धांत हमेशा सुनते होइएगा, ये इसी पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगता है। 23 नंबर क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला है कर्णकोटर, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अवलोकन और चौथा है गतिबोधक। चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर ना ऑप्शन 4 होगा, गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और ये संचालन अधिगम में बहुत ही विशेष भूमिका निभाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को और चौथा है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, विकेंद्रीकृत विकासों के सिद्धांतों को। कैसे? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास जो होता है वो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और मध्य भाग से प्रारंभ होने के बाद बाएं हिस्से यानी परिधि की ओर धीरे धीरे जो है वह विस्तारित होता जाता है और व्यक्ति में अधिगम का यह क्रम जो है इसी सिद्धांत के अनुसार होता है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन 1। 25, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है और चौथा है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूली बच्चों के समाजीकरण, स्कूल जो है वह बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां जो प्रमुख स्थान होता है वह किसका होता है? बच्चों का ही होता है। एक स्कूल जो बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण, जहां बच्चे एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें, उस तरह के वातावरण का निर्माण करता है। और स्कूल में शिक्षकों का दायित्व क्या होता है कि बच्चों के अधिगम में व्यापक सुधार और सकारात्मक कदम उठाए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 30 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, फिर आप लोग ज़रूर बताइए अभी कि फिर नेक्स्ट जो आएगा उसमें वीडियो, उसमें 30 तक, मतलब एक वीडियो में मैं 30 करवाऊँ या फिर ऐसे ही करवाऊँ। ठीक है, चलिए 26 नंबर, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला है समूह आज्ञाकारिता का, दूसरा है समूह निर्देश अनुपालन का, तीसरा है समूह की अनुरूपता का और चौथा है समूह की पहचान का। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, समूह की पहचान का। जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं जो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ड्रेस पहन रहे हैं, पोशाक धारण कर रहे हैं,
तो इससे शिक्षक मतलब एक समूह विशेष की पहचान जो होती है वो आसानी से हो जाती है। इससे समूह में आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता। समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। 27 किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला है पूर्व परिचालन, दूसरा है मूर्त परिचालन, तीसरा है औपचारिक परिचालन और चौथा है संवेदी गामक। इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक में प्राप्त हो जाती है। यह संवेदी गामक जो अवस्था होती है वह कितने साल की होती है? 0 से लेके 2 वर्ष। ठीक है, 0 से लेके 2 वर्ष में पूर्ण होता है और बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक में ज्ञान का जो है विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। 28 व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम और चौथा है विशेष शिक्षा कार्यक्रम। इसका आंसर बताइए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1 बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें शिक्षा के विकास संबंधी विभिन्न तकनीक एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर जो है विशेष बल दिया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन है 18 से 24, दूसरा है 24 से 30, तीसरा है 30 से 36 और चौथा है 12 से 18। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 18 से 24। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना जो है आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास जो है वो होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। पहला है विने के द्वारा, दूसरा है स्टर्न के द्वारा, तीसरा है टर्मन के द्वारा और चौथा है गैल्टन के द्वारा। बताइए इसका आंसर। बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा, ये तो फटाक से बता देंगे, इसमें तो सोचने की चीज़ नहीं है, ये तो याद रखने वाली बात है। इसका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, विने के द्वारा बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा, इसका प्रतिपादन विने के द्वारा किया गया था। यह एक मनोवैज्ञानिक मापक है जिससे साइकोमीटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धि मापने की विधि है और बुद्धि लब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाएं ताकि जल्दी जल्दी हो पाए, क्योंकि अगर 15-15 करवाते रहेंगे ना तो एग्ज़ाम तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा नहीं हो पाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और जो लोग इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसको नहीं देखे होंगे ना, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसके पार्ट 1 का, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।